नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। कोरोना को लेकर हमारे पास आज एक बहुत अच्छी खबर है और एक बहुत बुरी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने एक सर्वे कराया है और इस सर्वे से पता चला है कि जो देश में सबसे ज़्यादा संक्रमित 10 शहर हैं उनमें करीब 15 से लेकर 30% लोग कोरोना का संक्रमण झेल चुके हैं, उनको कोरोना का संक्रमण हो चुका है और वो सब उनमें से ज़्यादातर लोग बिना किसी इलाज के ठीक भी हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर संक्रमण हो रहा है, लोगों को पता भी नहीं चल रहा है और वो ठीक भी हो रहे हैं, तो इससे अच्छी खबर हो नहीं सकती है। हालांकि इन शहरों में कुछ दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां भी रही, कुछ लोगों की मौत भी हुई है जो अलग है, लेकिन ये बता रहा है कि संक्रमण तेज़ी से फैल रहा है और कितनी तेज़ी से फैल रहा है इसका अनुमान आप इससे लगा सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि 31 जुलाई तक दिल्ली में संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो करीब 5.5 लाख हो सकती है और उसके आधार पर उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि करीब 80,000 बेड की ज़रूरत अस्पतालों में होगी और 80,000 लोग अस्पतालों में भर्ती हो सकते हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये बहुत बड़ी संख्या इसलिए है कि मैं आपको ये ध्यान में लाना चाहूँगा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा अस्पताल हैं, सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के अस्पतालों को मिला दें तो भी करीब 15-16 हज़ार बेड ही आज भी उपलब्ध हैं। करीब 9,000 सरकारी क्षेत्र में हैं और 7-1 हज़ार जो है वो प्राइवेट क्षेत्र में है। अब जाहिर सी बात है कि 31 जुलाई तक अगर 80,000 लोगों को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेड कहाँ से आएंगे। और उससे भी बड़ा सवाल कि अगर आज की तारीख में 15,000 लोग अस्पतालों में भर्ती 15,000 लोगों को ही की देखभाल के लिए डॉक्टर उपलब्ध हैं तो 80,000 के लिए डॉक्टर, नर्स, मेडिकल स्टाफ, बाकी सारे लोग कहाँ से आएंगे। ये बहुत चिंता की बात है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहूँगा कि लंबे समय से करीब अप्रैल के दूसरे-तीसरे सप्ताह से मैं लगातार इस बात को कह रहा था कि कोरोना का संक्रमण तभी खत्म होगा जब भारत को हर्ड इम्यूनिटी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यही होता है कि करीब 60% आबादी जो है वो संक्रमित हो जाएगी और उससे ठीक भी हो जाएगी। संक्रमण के मामले में बहुत अच्छी बात यह है कि 80 से 85% लोगों को ये पता भी नहीं चलता है कि उनको संक्रमण हुआ है, यानी वो बहुत ही हल्का संक्रमण होता है। लेकिन इसके बाद उनको इम्यूनिटी जो है वो मिल जाती है, उनको दोबारा जो है इस बीमारी के होने की आशंका करीब ख़त्म हो जाती है। हालांकि ये नया संक्रमण है इसलिए अभी अंतिम बात नहीं की जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐसे मामले नहीं आए हैं जिनसे ये पता चलता हो कि एक बार जिसको संक्रमण हुआ उसको दोबारा भी संक्रमण हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और देश के 5 राज्यों में जो है अभी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, वो टॉप पर हैं और उसमें जो है वो है दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। ये राज्य 4 जो हैं बड़ी तेज़ी से इनमें संक्रमण जो है वो बढ़ रहा है। इसके पीछे जो है वो बंगाल, बिहार जैसे राज्य हैं उनमें भी संक्रमण बढ़ रहा है। और बहुत चिंता की बात इसलिए भी है कि बिहार जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर रोगियों को भर्ती करने के लिए जिलों के स्तर पर या इवन राजधानी के स्तर पर, पटना के स्तर पर भी जो है वो उतने अस्पताल या बेड जो है उपलब्ध नहीं है। असलियत तो ये है कि दिल्ली में जिसके पास भी थोड़ा पैसा है वो अपने मरीजों को लेकर के बिहार से पटना भागता है और पटना से निकलकर वो दिल्ली आ जाता है। इनफैक्ट बड़ी संख्या में दिल्ली में बिहार के लोग जो हैं वो इलाज के लिए आते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, एम्स जिसको हम कहते हैं, वो बिहार के रोगियों से भरा रहता है। बाकी अस्पताल भी, प्राइवेट अस्पताल में भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक नज़र डालते हैं कि ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो सर्वे किया है
जिसमें ये पता चल रहा है कि जो कंटेनमेंट जोन है, जिन कंटेनमेंट जोन उनको कह रहे हैं जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, वो उसमें जो है 15 से 30% लोग जो हैं संक्रमित हो चुके हैं। अब ये जो सर्वे है ये मुंबई, पुणे, थाने, दिल्ली, इंदौर, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत और जयपुर इन शहरों में जो है ये सर्वे जो है वो कराया गया। और अभी मैं ये भी बता दूं कि अभी तक जो मामले आए हैं उसमें 70% मामले जो हैं इन्हीं शहरों से आए हुए हैं, और इसलिए इन्हीं शहरों को जो है सर्वेक्षण के लिए चुना गया। और ये सर्वेक्षण का जो काम दिया गया नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, NCDC जो सरकार की संस्था है वो उसको दिया गया। और ये सर्वेक्षण इस आधार पर किया जाता है कि रैंडमली, यानी बीच बीच से कुछ लोगों को चुन लिया जाता है और उनका एक टेस्ट किया जाता है जिसको एंटीबॉडी टेस्ट कहते हैं। यानी टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि क्या इस व्यक्ति को कभी संक्रमण हुआ था, और अगर संक्रमण हुआ था तो क्या उसमें इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप हो चुका है। तो जब ये टेस्ट किए गए तो जैसा मैंने बताया कि 10 जो ये शहर थे जहां 70% कोरोना के पेशेंट अभी तक आए हैं उनको लिया गया। उसके अलावा देश के जो 60 और ज़िले हैं जो 21 राज्यों में फैले हुए हैं वहां से भी सैंपल कलेक्ट किया गया। आंकड़े तो ही हैं ये, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने ये रख देता हूं क्योंकि आंकड़ों से कई बार हमें सही जानकारी को बढ़ाने में जो है मदद मिलती है। तो ये जो कंटेनमेंट जोन थे 10 शहरों के, इनमें से हर जगह से 500 सैंपल लिए गए, और जो बाकी के देश के 21 जिलों से 60 शहर हैं उनसे जो है 400 सैंपल लिए गए। अब जो इन सैंपल्स के आधार पर जो पूरे 70 जिलों से जो है करीब 24,000 सैंपल लिए गए और उनके आधार पर जांच की गई। और 10 जो कंटेनमेंट जोन है उसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि 15 से लेकर 30% तक को संक्रमण हो चुका है और वो ठीक हो चुके हैं। ये भी समझ लीजिए, जो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो ये रिपोर्ट हुई है जो अस्पतालों में है, क्योंकि ये टेस्ट बिल्कुल अलग है। इसमें ये टेस्ट नहीं किया जाता है कि आपको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। इससे ये पता लगाया जाता है कि आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है यानी इम्यून सिस्टम है वो विकसित हुई है या नहीं हुई है। अगर वो विकसित हुई है तो इसका मतलब संक्रमण आपको हो चुका है, आपके शरीर ने अपनी इम्यूनिटी के बूते पर यानी प्रतिरक्षा की जो क्षमता है उसके बूते पर संघर्ष किया और उससे बाहर निकल गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर। अब जो बुरी खबर है उसकी तरफ मैं ले चलूँ। सबसे पहले मेरी नज़र गई दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, और सत्येंद्र जैन का कहना है कि जो दिल्ली है शहर, उस दिल्ली जो क्षेत्र है, राज्य है, उसमें जो अब संक्रमण आ रहे हैं वो उसमें ये पता लगाना मुश्किल हो गया है या पता नहीं लग रहा है कि वो संक्रमण जो है किससे हुआ, यानी सामाजिक संक्रमण शुरू हो चुका है। सोशल इन्फेक्शन जिसको हम कहते हैं, वो सामाजिक तौर पर संक्रमण जो है वो शुरू हो चुका है। और सत्येंद्र जैन ने ये बताया कि एम्स के डायरेक्टर जो रणदीप गुलेरिया हैं उन्होंने भी कहा है कि यहाँ जो सामाजिक संक्रमण हो चुका है, यानी तीसरे स्टेज से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये भी जो है दिल्ली सरकार ने जो एक पैनल बनाया था और उस पैनल ने जो आंकड़े दिए हैं उसके आधार पर ये जो बातें हैं वो कही जा रही है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जो बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि अब 15 जून तक जो है, अभी 15 जून तक जो है दिल्ली में संक्रमित लोगों की संख्या जो है 44,000 हो सकती है, और इनमें से जिनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा उनकी संख्या करीब 6,600 यानी 6,600 बेड्स की ज़रूरत दिल्ली में होगी। इतने बेड्स तो दिल्ली में हैं। 9,500 के करीब तो दिल्ली सरकार के पास बेड्स हैं, जिसमें कुछ सरकारी अस्पतालों के बेड हैं, उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल उन्होंने अधिग्रहित किए हैं, मतलब उनको ले लिया है कोरोना के लिए, वो उनके बेड हैं। तो ये हैं। उसके बाद जो 15 जुलाई तक
करीब 2.5 लाख लोग जो हैं संक्रमित हो सकते हैं और उसके लिए 33,000 बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये बेड्स दिल्ली में आज की तारीख तक उपलब्ध नहीं है। यानी जो मैंने कहा करीब 15-16 हज़ार बेड हैं और हॉस्पिटल्स में और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो शायद 4-5 हज़ार और बढ़ जाएंगे, लेकिन 33,000 उनको बनाना बहुत मुश्किल है। और मनीष सिसोदिया ही कहते हैं कि 31 जुलाई तक संक्रमित लोगों की संख्या जो है करीब 5.5 लाख हो सकती है और उस समय 80,000 बेड की ज़रूरत होगी। ये बहुत ही गंभीर स्थिति होगी। 80,000 लोगों को भर्ती करने की क्षमता जो है दिल्ली में नहीं है। कैसे क्रिएट करेंगे, ये एक बड़ा मुश्किल काम होगा। उससे भी बड़ी बात ये है कि 80,000 लोगों को देखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर कहाँ से आएंगे? डॉक्टर आप तुरंत पैदा नहीं कर सकते। उसके साथ साथ जो है नर्सिंग स्टाफ, जो टेक्निकल स्टाफ, बाकी तरह के लोग जो होते हैं, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, वो कहाँ से आएगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। जैसे चीन का उदाहरण ले तो जब वुहान में हुआ तो बाकी चीन का इलाका जो है वहाँ पर संक्रमण नहीं था या कम था, तो बाकी इलाकों से डॉक्टर्स वहाँ आ गए थे। यहाँ भारत में लग नहीं रहा है अभी तक कि कोई राज्य अपने डॉक्टरों को बाहर भेजेगा, क्योंकि हर राज्य में संक्रमण की स्थिति जो है वो बनी हुई है। कई सारे रिपोर्ट्स में देख रहा था कि अब जो है जुलाई तक पीक जो पहुँचेगा वो उसमें 4 राज्य निश्चित तौर पर होंगे। उसमें दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात है। और उसके बाद जो आने वाले राज्य हैं उनमें से पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, ये कई राज्य हैं। केरल में संख्या फिर से बढ़ने लगी है, केरल भी हो सकता है। और फिर स्थितियां देखने धीरे धीरे सामने आएगी कि क्या होगा। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि आपके लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि एक और रिपोर्ट जो है, जो लखनऊ के जो संजय गांधी मेडिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर जो विभाग है उसने शोध करके बताया है कि अब जो वायरस हैं वो अभी 2 तरह के हैं। एक कमज़ोर किस्म का वायरस है और ये वायरस जो है वो इतना गंभीर नहीं होता कि संक्रमण होने वाले रोगी को जो है वो ख़त्म कर दे। लेकिन और यही जो कमज़ोर वायरस है वो ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। उसके अलावा एक और वायरस है जो कि बहुत ख़तरनाक है। लेकिन जो ये लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल संस्थान के शोध जो है उसके आधार पर ये कहा गया है कि अगर किसी को माइल्ड ये कमज़ोर वाला वायरस संक्रमित कर चुका है और उसमें जो मजबूत वाला वायरस है या जो खतरनाक वायरस है उसका संक्रमण होता है, तो ये कमज़ोर वायरस जो है वो मजबूत वायरस से लड़ता है और उस मजबूत वायरस को ख़त्म कर देता है। क्योंकि जो कमज़ोर वायरस है उसमें एक टेंडेंसी होती है, वो चाहता है कि उसका होस्ट जो है वो बचा रहे और वो लंबे समय तक इसमें सर्वाइव करे, जबकि जो खतरनाक वाला वायरस है वो होस्ट को ही ख़त्म कर देता है, यानी मौत आ जाती है। अभी भी दिल्ली के अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं है। आम तौर पे रोज़ सरकार की तरफ दावे किए जा रहे हैं कि अभी भी अस्पताल में बेड्स की कमी नहीं है, इलाज की कमी नहीं है। दूसरी तरफ बार बार ये कहा जा रहा है कि लोगों की तरफ से इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं कि उनका इलाज जो है वो या तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका टेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो बहरहाल एक तो बात ये है ही कि भारत में जो कोरोना की टेस्टिंग है वो बहुत कम हो रही है और अभी जो है हम उसकी जो संख्या है देश की आबादी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। फिर भी मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अब ये टेस्ट तो जितना आप कर रहे हैं और जितना ज़्यादा कर सकें उतनी अच्छी बात है, लेकिन हर सरकार को, केंद्र सरकार को ख़ास तौर पे इस समय जुट जाना चाहिए ताकि जिन जिन राज्यों में पीक आ रहा है वहाँ बेड्स बढ़ाए जाएं। मैं जब मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ था तो सुन रहा था कि ट्रेन के कोच जो हैं उनको कोरोना सेंटर हॉस्पिटल के रूप में इस्तेमाल के लिए बना दिया गया है। अब उनकी ज़रूरत पड़ेगी, पड़ सकती है, कहाँ है वो, ये बताना पड़ेगा। और सरकार को जो है देश भर के डॉक्टरों का एक पुल बनाना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, जिन देशों में संक्रमण कम है वहाँ से भी अगर डॉक्टर आ सकते हैं तो उनको विशेष अनुमति देकर यहाँ आने देना चाहिए, ताकि जो बड़ी संख्या में जुलाई तक दिल्ली में आ रहे हैं, जुलाई के बाद बंगाल, बिहार में स्थिति हो सकती है, उनका इलाज हो सके और वो जो है स्वस्थ हो सके। अभी भी भारत में जो संक्रमण से मौत की संख्या है वो
0.1% से भी कम है। ये बहुत गंभीर स्थिति नहीं कही जा सकती है। बहुत सारे आंकड़े हैं मेरे पास, मैं उन आंकड़ों में आपको ज़्यादा उलझाना नहीं चाहता, लेकिन मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि एक जो समस्या दिखाई दे रही है दिल्ली में कि सरकार और प्राइवेट अस्पतालों के बीच में टकराव, इसको निश्चित तौर पर रोका जाना चाहिए। एक और बात आ रही है कि कुछ प्राइवेट अस्पताल जो हैं बड़ी ज़बरदस्त कमाई का जरिया इसको मान रहे हैं और उन्होंने प्रतिदिन जो है 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक, माफ़ कीजिएगा 3 लाख रुपए तक फ़ीस वसूलने की घोषणा कर दी है। सरकार को इस समय निश्चित तौर पर इसकी कीमत तय करनी चाहिए। और सरकार ने इलाज के लिए एक सरकार का जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का CGHS स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, जिसमें कि बहुत ज़्यादातर बीमारियों के इलाज का रेट तय किया गया है। उसी आधार पर कोरोना के इलाज का रेट तय कर देना चाहिए ताकि कोई अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल मनमानी नहीं कर सके। अगर कोई करना चाहता है तो उसके अलावा अगर CGHS का रेट थोड़ा वो ज़्यादा ही कम है, हालांकि अस्पतालों ने उसको स्वीकार किया है, अस्पतालों पे वो थोपा नहीं गया है, वो उसको उन्होंने स्वीकार किया है क्योंकि उससे बहुत सारे पेशेंट उनको मिलते हैं। और दूसरा जो है, एक 3-4 साल पहले जो हेल्थ इंश्योरेंस वाली कंपनियां हैं उनकी बड़ी शिकायत थी कि कुछ अस्पताल जो हैं बड़ी मोटी फ़ीस वसूल कर रहे हैं। तो उसके आधार पर उन्होंने एक समझौता किया था कि किस बीमारी के इलाज के लिए कितना फ़ीस तक वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो देगी, वो भी रेट तय है। उसी तरह से कोरोना का रेट भी तय कर दिया जाना चाहिए। कोई कारण नहीं बनता है कि किसी मरीज़ से 3 लाख रुपए प्रतिदिन जो है वो वेंटिलेटर पर अगर चला गया हो तो लिया जाए। अगर वो बिना वेंटिलेटर का है तो उससे 1 लाख रुपए लिया जाए। अगर वो 3 रोगियों के साथ है तो 25,000, और अगर अकेले किसी बेड में है तो उससे भी ज़्यादा कोई 50,000 वसूल रहे हैं। तो ये बात तो ठीक नहीं है। महामारी के समय में इस तरह से मनमानी फ़ीस की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि सरकार को प्राइवेट अस्पतालों के बाकी काम में हस्तक्षेप भी बंद कर देना चाहिए। वो सक्षम लोग हैं, वो अपनी तरह से जो है उसको अस्पताल को चला लेंगे। फ़ीस आप तय कर दो और उनको चलाने दो। जैसे कि टेस्टिंग, कोरोना के टेस्टिंग के फ़ीस वो तो कोर्ट ने तय कर दिया, कितने में किट खरीदा जाए वो भी कोर्ट ने तय कर दिया। तो वो उसी तरह से ये चीज़ें जो हैं उनको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले 3-4 महीने और भी कठिन हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर लोग, कम से कम 80% लोग, उनको कोई लक्षण नहीं होगा, वो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। जो 20% बचते हैं उनमें से भी 15% घर में रहकर सिर्फ पैरासिटामोल जैसी साधारण दवाई जो बुखार उतारने की और दर्द कम करने की दवा होती है उसको लेकर ठीक हो सकते हैं, गर्म पानी पी करके ठीक हो सकते हैं। 5% जो है उनको अस्पताल में जाने की ज़रूरत हो सकती है, और बहुत थोड़े से मरीज़ हैं जिनको कि वेंटिलेटर पे ले जाने की ज़रूरत होती है। जो अस्पताल में जाते हैं उसमें ज़्यादातर लोगों को ऑक्सीजन देने की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन भी कोई महंगा और बड़ा तामझाम वाला काम नहीं है। वेंटिलेटर ज़रूर महंगा भी है और उसके लिए विशेष तौर पे विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, विशेषज्ञ नर्स चाहिए या टेक्निकल स्टाफ चाहिए। तो कुल मिलाकर के अब हम उस मोड़ पर पहुँचे हैं जब सरकार को निश्चित तौर पर फैसले करने चाहिए और इस महामारी को देखते हुए इंतज़ाम करना चाहिए। एक भी ज़िंदगी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। इलाज नहीं होने के कारण मौत तो होनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप satyhindi.com पर लॉगिन करके अपनी राय वहाँ दर्ज कर सकते हैं। कृपया शालीन भाषा का इस्तेमाल करें। ख़राब भाषा लिखने से, गाली गलौज से आप बड़े नहीं हो जाते हैं, और हम न तो डरते हैं और ना आपके ऊपर आपकी गालियों का या उन चीज़ों का हम पे कोई प्रभाव पड़ता है। तो अपने अपने विचार रखिए शालीनता से, जैसे हमने अपने विचार रखे हैं। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अब इस वीडियो के बाद और उसके अलावा जो हमारा वेबसाइट है उसमें जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन का एक बटन मिलेगा, उस बटन को दबाइए और वहाँ पर हम बताएंगे कि आप satyhindi.com के साथ और करीब से और बेहतर ढंग से कैसे जुड़ सकते हैं।
तो ये एक बात हुई। उसके अलावा मैं ये ध्यान दिलाना चाहूँगा कि फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर, बाकी बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी हम मौजूद हैं और वहाँ भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।